अब प्यार करना उसे, कलेजे से लगा कर रखना। जो हुआ सो हुआ। अब ये न हो कि बेटी के बच्चों को ही लाड करो। पोता भी तुम्हारा ही खून है, इसे भी अपना ही समझना। कभी हथेलियां घुमाकर, कभी त्योरियां चढ़ाकर, कभी उंगली दिखाकर बहू की माँ भाग्यवती को पारिवारिक पाठ पढ़ा रही थी। उसकी जीभ के द्वारा शब्दों का संचालन जिस अंदाज में हो रहा था, वो समझाना नहीं, धमकाना अधिक लग रहा था। समाज में सास का पद यूं ही ऊंचा नहीं है, सटीक कारण है इसका। कितने लाड जाप से कोई स्त्री अपने घर में बहू लाती है, अपनी सालों की जमा पूंजी उसको सौंप देती है। अपने अधिकार किसी दूसरे को सौंपना दुष्कर होता है, विशेषतः किसी मनुष्य के लिए। इतिहास भरा पड़ा है युद्धों की कहानियों से। सबका एक ही कारण, अधिकार की लड़ाई। ये तो औरतें हैं जो घर में जीभ चला चला कर अधिकार की लड़ाई लड़ लेती हैं। हाँ, कभी जूतम पैजार भी हो जाती है, परंतु इनके स्थान पर पुरुष होते तो खून की नदियां बह जाती। जाने कितने बच्चे अनाथ होते, कितनी विधवाएं होती, कितनियों की गोद सूनी होती। बेशक पद बड़ा है सास का, परंतु आज का समाज इस बात को सिरे से नकार देता है। सबसे पहले बेटे नकारते हैं, फिर बहू को तो नकारना है ही। बेटी के माँ बाप भी इस दायित्व को नहीं निभाते कि अपनी बेटी को संस्कार दें कि जिस पेड़ के फल खाते हैं उसका आभार भी मानते हैं। भाग्यवती बैठी हुई दिख जरूर रही है, लेकिन कलेजा खाली हो चुका है उसका। जवान बेटे की मौत ने न जीता छोड़ा न मरता। अपनी समधन के बेटों तानों के बीच भाग्यवती न जाने कहाँ खो गई। उसे पिछला सब याद आने लगता है। अरे हटो भी, जरा बहू की आरती तो उतारने दो। बजाओ रे, रुक क्यों गए? आज तो बैंड बाजा बजा बजा कर सबको जगा दो। बहू आई है मेरी। दीपक की लौ के इस ओर से अपने बेटे बहू की जोड़ी देखकर निहाल हो रही थी भाग्यवती। आहिस्ते आहिस्ते बहू ने घर में कदम बढ़ाए। आगे आगे बेटा एक सरकंडे से थालियां सरका रहा था। पीछे पीछे बहू उन थालियों को उठा रही थी। आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर लड़ाई रहती है घर में। बहू ने भी थालियां कुछ इस तरह से उठाई कि बिल्कुल आवाज नहीं आने दी। भाग्यवती आश्वस्त हो गई कि सब अच्छा ही होगा। अब 4-5 दिनों तक घर में तांता लगा रहा आने जाने वालों का। अगले सप्ताह जाकर चैन आया भाग्यवती को। तनु, ओ बिटिया। जी मम्मी जी। तनुजा एक शालीन बहू की तरह सिर पर हल्का सा पल्ला रख भाग्यवती के सामने सोफे पर आकर बैठ गई। पीछे पीछे अंकुर भी आया और उसकी बगल में बैठ गया। बेटा देख, अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह हो चला है। कल तुम्हारा खाना बनाने का दिन है। पास के ही रिश्तेदारों को बुला लेंगे बस। कल रसोई में सब कुछ तुम्हें ही पकाना है। मैं अकेले इतना सब कैसे कर पाऊंगी? कोई मेरी मदद तो करेगा ना? भाग्यवती को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी तनुजा से। उसने अपने बेटे की ओर देखा तो उसने भी तनु की हाँ में हाँ मिलाई। निराशा से उबरती अपने आप को संभालते हुए बोली, ये तो है ही, इतना काम तुम अकेले थोड़ी ना करोगी। बनाने का काम बस तुम्हारा होगा, आगे पीछे का काम तो हम ही देखेंगे। तनु अंकुर को देखते हुए मुस्कुरा दी। भाग्यवती के हृदय में अजीब सी हलचल शुरू हो गई।
इतने वर्षों के अनुभव के बाद उसके मन में उठी आशंका निरर्थक तो नहीं थी। तनु का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब वह फोन पर ससुराल की हर बात न करती हो। अंकुर के समझाने पर उसने साफ कह दिया, मैं हर हाल में अपने मायके वालों से रोज बात किया करूंगी। भाग्यवती को तनु के मायके वालों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रोज रोज घर बात करने से घर की सभी बातें उस घर में पहुंचेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक नहीं रहेगा। कुछ महीनों बाद तनु का पैर भारी हुआ। भाग्यवती फूली न समाई ये खबर सुनकर, लेकिन अंकुर ने मौका ही नहीं दिया खुश होने का। वो तनु को मायके छोड़ आया। हर सप्ताह वो खुद भी वहीं रुक जाता। भाग्यवती को डेंगू हो गया। अंकुर बस औपचारिकता के लिए आया। उसकी बेटी श्रुति उसकी देखभाल के लिए घर आ गई। अपनी माँ की खूब मन लगाकर सेवा की उसने। कुछ महीनों में ही भाग्यवती ठीक हो गई। उधर अंकुर एक प्यारे से बेटे का पिता बन गया। भाग्यवती और श्रुति मेहमान की तरह अपने घर के चिराग को हॉस्पिटल में देखने पहुंचे। भाग्यवती बहू और पोते को घर ले आई। पोते की बधाइयां गाने के लिए मोहल्ले की महिलाओं को आमंत्रित किया गया। जैसा कि कुछ महिलाओं की आदत होती है उंगली करने की, उनमें से किसी महिला ने पूछ ही लिया, अरे भाग्यवती, तुमसे न हुई बहू की देखभाल जो पीहर भेज दी। भाग्यवती को कोई उत्तर न सूझा। इतने में तनु ने तपाक से उत्तर दिया, क्या हुआ जो मैं वहां चली गई? दीदी भी तो यहां रह रही थी ना। इस उत्तर की आशा किसी को नहीं थी, परंतु शब्दों से मनुष्य की सोच और उसके व्यक्तित्व का भान जरूर हो जाता है। बहू से ऐसा करारा जवाब सुनकर किसी की हिम्मत न हुई कि आगे कुछ बोल पाता। श्रुति और भाग्यवती रात को करवटें बदल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कहाँ गलती हुई है। श्रुति ने माँ से कहा, माँ, कल लेने आ रहे हैं ये। भाग्यवती केवल मुस्कुरा दी। श्रुति को और रुकने के लिए नहीं कहा उसने। बोली, ठीक है बेटा, उन्हें भी परेशानी हो रही होगी, बहुत दिन हो गए हैं ना। श्रुति को अब अपना मायका अपने घर जैसा नहीं लग रहा था। अब से दोबारा आने का मन नहीं था उसका। तनु माँ क्या बनी, बस भाग्यवती की मुसीबत हो गई। पहले भाग्यवती अपना और अंकुर का काम किया करती थी, परंतु अब उसे 4 सदस्यों का काम अकेले करना होता। हर तीसरे दिन तनु के मायके वाले घर में पड़े रहते वो अलग। भाग्यवती को अपना ही घर पराया लगने लगा। ना अब अंकुर ठीक से बात करता था, न बहू। वो दोनों अक्सर अपना कमरा बंद करके रखते। उसका बड़ा मन करता पोते को खिलाने का, लेकिन तनु और अंकुर उसे दादी से दूर ही रखते थे। नन्हा विभू दादी के परिवार को कम और नानी के परिवार को अधिक पहचानता था। भाग्यवती अकेलेपन से ऊबने लगी थी। जोर देकर कभी श्रुति और उसके बच्चों को बुला लेती तो घर में और अधिक कलह होती। ये बात सच है कि नाम किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्यवती नाम होने से भाग्यवती के भाग्य पर कभी कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा था।
ऐसा दिन भी आया जिसके बाद भाग्यवती का अस्तित्व ही लहूलुहान हो गया। अंकुर मारुति कंपनी में क्लर्क के पद पर था। एक दिन जब वह अपनी बाइक से घर आ रहा था, एक गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली उसके ऊपर पलट गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घर में चीत्कार मच गया। भाग्यवती भाग्य के सामने हार मान बैठी। उसे 13 दिन शोकासन पर बैठना था, जैसा कि चलन है। आस पड़ोस की महिलाएं शोक व्यक्त करने आ जा रही थीं। उसी माहौल में तनु की माँ भाग्यवती को लगातार जली कटी सुना रही थी। पड़ोस की प्रेमा, जो अपनी बेबाकी के लिए पड़ोस भर में मशहूर थी, वह भी शोक व्यक्त करने के लिए वहां आई हुई थी। वह भाग्यवती को अच्छी तरह जानती थी कि वो एक समर्पित सास भी है और दादी भी। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहू की माँ भाग्यवती को इस तरह धमका रही थी और कोई उसके पक्ष में नहीं बोल रहा था। उसकी अपनी बेटी श्रुति भी। जवान बेटे को खोना क्या कम दुर्भाग्य है, जो ये बच्चों की तुलना का रोना रो रही है। उससे रहा न गया। उसने आव देखा न ताव, और उसी माहौल में तनु की मां पर बरस पड़ी। इस मौके पर आपके द्वारा की गई बातें आपकी घटिया सोच समझ को अच्छी तरह बता रही हैं। आप तो स्वयं अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। एक माँ से उसका बेटा छिन गया और आप हैं कि व्यंग के बाण चला रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, जो इस समय पोते और देवते की तुलना लेकर बैठी हैं। सास बहू के झगड़े लेकर बैठने का कौन सा समय है ये? कलेजे से लगाने का फर्ज सिर्फ भाग्यवती का ही नहीं है। अपनी बेटी को भी कहिए, अपनी सास को कलेजे से लगाकर रखिए। और हाँ, आप इस घर से दूर रहें, जरा अधिक सुखी रहेंगी ये दोनों। और श्रुति, तुम जैसी गंवार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। न तुम्हें अपने अधिकारों का पता है, न अपनी माँ के। तुम्हारी माँ कितना कुछ सुन रही है और तुम चुप हो। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? इन लोगों से पहले ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे माता पिता का घर है ये, समझी? ठीक है, लड़की को मायके के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? अब मायके के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपनी माँ, भाभी और भतीजे का ख्याल रखना है तुम्हें। इनकी हर सुख दुख में साथ दोगी तुम। समझ आया तुम्हें? और सुनो भाग्यवती, किसी को अपने प्रेम का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं कि तुम अपनी बेटी के बच्चों को ज्यादा प्यार करती हो या बेटे के बच्चों को। तनु की माँ और वहां बैठे सभी लोग उस बेबाक महिला की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। निश्चय ही वातावरण में बिना आवाज की तालियां बज रही थी। श्रुति ने विभू को गोद में लेकर कहा, दादी और बुआ खूब प्यार करेंगी तुझे। समधन साहिबा बगले झांक रही थी। सोच रही होंगी कि अब मुझे चलना चाहिए। इस घोर पीड़ा के अवसर पर भी घर में एक सुकून का सा माहौल बन गया। भाग्यवती का भारी कलेजा हल्का सा हो गया। वह आंखों ही आंखों में प्रेमा का धन्यवाद कर रही थी। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी आपको। धन्यवाद। श्रीमती स्वयंकार।